इससे पहले कि फ्री की कहानियों के मज़े लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि अगली बार ऐसी कोई भी कहानी आपके यूट्यूब पेज पर आने से ना छूट पाए। अजगर। बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी ही कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी जिसका नाम देवी था। रानी रूपा की भी एक बेटी थी जिसका नाम तारा था। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वो चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ रहता था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराज़गी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा कहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं घटी। उसने देवी को कहा कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करेगी। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उसे और किसी नई परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज़ सुबह ही गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस लाया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। देवी, 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 क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन जब वह घर लौट रही थी तब भी उसने वही आवाज़ दोबारा सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। देवी, 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 क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही कि आखिर वो कौन हो सकता है जो ऐसे बीच रास्ते में रोज़ देवी को जंगल में आकर टोकता हो और विवाह का प्रस्ताव देता हो। सुबह तक माँ ने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। अपनी बेटी को बुलाकर रानी ने कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम को भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ, मैं क्या करूँ? तुम उस आवाज़ को उत्तर देना और कहना कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं हैं और मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, ऐसे में मैं उससे विवाह कैसे करूँ? मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता है हमारे साथ। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे अपनी माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब वह बड़ी ही तेज़ी से गायों को हाँकते हुए अपने घर ले आई। अगले दिन सुबह रानी शोभा ज़रा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर दरवाज़ा खोला, ये देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से उसे एक धक्का सा लगा। वह स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे घर के बाहर बैठा है। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और बाकी लोग भी भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। उसने आगे कहा, मुझे यहाँ बुलाया गया है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूँ तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसीलिए ही यहाँ आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर सा नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी का विवाह किसी अजगर से होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बता दी। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकर के साथ रानी शोभा के घर गई। वहां जाकर रूपा रानी से बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह करने का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए।
रानी होने के कारण ये देखना मेरा कर्तव्य है कि राजकुमारी अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए ये कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के बाद अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने ये प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची बस किसी तरह ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नौजवान ने दरवाज़ा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी और शर्मा रही थी। वह नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया था। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। अब मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वे अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने लेकर गई। ये बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते हुए और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी ही भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत ही अपनी लड़की को बुलाया और उससे कहा कि देवी का विवाह तो अब हो चुका है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए अब से तुम लेकर जाया करोगी। नहीं, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गायों को चराने जाऊं, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। और एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल ही कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि अगले दिन सुबह हमारे घर आ सके तो। तारा अपनी माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाती और शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो ये कह रही हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं, तो तारा से विवाह का प्रस्ताव भला करता कौन। इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वह राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह उस अजगर से कर दिया। अब रानी को बहुत आराम पहुंचा। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी बेचैनी से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर सांप ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं आता पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसकी चीख सुनी। राजा और नौकर भागे भागे आए ये देखने के लिए कि क्या बात है। सब पूछने लगे कि राजकुमारी कहाँ है। तब रसोइया बोला, देखो तो ये अजगर एक ही रात में इतना मोटा कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अजगर राजकुमारी को खा गया हो। रानी अब बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजा भी भयभीत हो गया। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ ही में रानी रूपा की अकल भी इस घटना के कारण ठिकाने आ गई। झूले से उड़े पैसे। बहुत पुरानी बात है। नवरात्रि का त्यौहार था और राधा अपने पापा के साथ मेले घूमने आई थी। राधा ने बहुत दिनों से मेले जाने की खुशी में खुद को बांधे रखा था और आज मेले में आकर वो फूली नहीं समा रही थी। राधा अपने पापा से कहती है, पापा देखो तो यहाँ कितने सारे झूले हैं, कितने तरह तरह के खाने की चीज़ें हैं। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। चलो ना पापा, अब जल्दी से उस झूले में चलते हैं। उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरी गुड़िया, आज के लिए तो मैं कई समय से पैसे जोड़ रहा था,
तो चिंता मत कर बेटी, आज हम खूब मज़े करेंगे। यही बात वहाँ पास खड़ा एक आदमी सुन लेता है, जिसके बाद राधा और उसके पापा झूले की तरफ जाने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आदमी राधा के पापा से टकरा जाता है। अरे भैया माफ़ करना, इस भीड़ में आपको धक्का लग गया, राधा के पापा कहते हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो हो जाता है। फिर वो आदमी अपने रास्ते जाने लगता है और राधा और उसके पापा झूले की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ टिकट काउंटर पर जाकर राधा के पापा पूछते हैं, क्यों भाई, इस झूले की टिकट कितने की है? काउंटर में से आवाज़ आती है, बड़ों की 100 रुपये, बच्चों की 80 रुपये। राधा के पापा अपना बटुआ निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद भी राधा के पापा को पर्स नहीं मिलता। तब राधा बोलती है, पापा घर से निकलने से पहले आपने अपना बटुआ लिया तो था ना? तब उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरी बेटी, मुझे अच्छे से याद है कि वो अभी मेरी जेब में ही था और घर से निकलने से पहले भी मैंने उसे अपनी जेब में ही रखा था। पैसे ना मिलने पर काउंटर वाला कहता है, पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, पीछे और भी लोग हैं, यहाँ भीड़ मत लगाओ, उन्हें आगे आने दो। तब वो आदमी जो राधा के पापा से टकराया था वो आगे आता है और अपने बैग में से एक बटुआ निकालता है। वो आदमी काउंटर से टिकट ले ही रहा होता है कि राधा देखती है कि वो बटुआ तो बिल्कुल उसके पापा के बटुए जैसा है, जिसे देखकर वो अपने पापा से कहती है, पापा वो देखो, वो देखो, वो रहा आपका बटुआ, उन अंकल के पास है आपका बटुआ। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटी, वो बटुआ मेरे वाले जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा ही बटुआ है। राधा अपने पापा की बात से सहमत नहीं होती। वह चोरी चुपके उस आदमी की जासूसी करने लगती है, उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। राधा उस आदमी के व्यवहार में एक अजीब चीज़ देखती है। वो आदमी जानबूझकर मेले में चलने वाले लोगों से टकरा रहा था। टकराते वक्त वो बड़ी ही चालाकी से लोगों की जेब में से हाथ डालकर उनके पर्स और बटुए चुरा लेता था। ये देखकर राधा को यकीन हो जाता है कि उस आदमी ने ही पहले भी इसी तरह से उसके पापा का पर्स चुराया होगा। राधा देखती है कि वो चोर अपने चुराए हुए सारे पैसे और बटुए एक बैग में डाल रहा है। तब राधा उसके पास जाकर बोलती है, सुनो अंकल, मैंने सब देख लिया है कि आप लोगों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर कैसे उनसे पैसे चुरा रहे हो। आपको तो पुलिस ही सबक सिखाएगी। इस बात पर वो चोर मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ कि तुमने मुझे चोरी करते हुए देख लिया? तू छोटी सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? पुलिस को जाकर बताएगी, लेकिन भला पुलिस तुझ जैसी छोटी नादान लड़की पर भरोसा क्यों करेंगे? वो खुद ही चोर को नहीं पकड़ लेंगे क्या? जा लड़की, जो कर सकती है वो तू कर ले। बेवकूफ़ लड़की, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। राधा अपना हौसला नहीं तोड़ती और वो मेले की पुलिस के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें उस चोर के बारे में सब कुछ बता देती है। तब वो पुलिस वाला राधा से बोलता है, बेटी, क्या तुम उसे पहचानती हो कि वो चोर आखिर कैसा दिखता है? अगर उसे तुम्हारे सामने खड़ा करूं तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? राधा कहती है, हाँ अंकल, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ, और सामने क्या, मैं तो उसे बहुत दूर से ही पहचान सकती हूँ। आप बस यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। इसके बाद वो पुलिस वाला राधा के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों उस चोर के पास पहुँच जाते हैं। उस लड़की को फिर से अपने पास देखकर चोर अपना बैग उठाकर फिर से वहाँ से निकलने लगता है। राधा कहती है, देखो अंकल, वही है वो चोर जो बैग लेकर जा रहा है। उसी बैग में मेरे पापा के और मेले के बहुत से लोगों के पर्स हैं जो उस चोर ने चुराए हैं। पुलिस वाला कहता है, हाँ बेटी, इस चोर को तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार भीड़ में ये गायब हो जाता था। हमें अभी ही इसको पकड़ना होगा। इतना कहकर राधा और पुलिस वाला दोनों उस चोर के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो चोर फिर से अपना मौका देखकर बड़े वाले झूले में बैठ जाता है। तब वो चोर कहता है, अब बता लड़की, मुझे कैसे पकड़ेगी तू? अब तो तू इसे चलते हुए चक्के पर नहीं बैठ सकती
तब पुलिस वाला राधा को तसल्ली दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो बेटी, ये झूला जब रुकेगा तब वो नीचे ही उतरेगा, तब वो चोर भला कहाँ भागेगा। ये सुनकर चोर कहता है, इस सोच में मत रहना कि मैं तुम्हें नीचे मिलूँगा। मैं अब इस झूले से मेले की दूसरी तरफ उतर जाऊँगा, तब ना तुझे मैं मिलूँगा न तुझे तेरे पापा का बटुआ मिलेगा। तब राधा ज़मीन से एक पत्थर उठाकर उस चोर के बैग की तरफ मारती है और वो पत्थर लगते ही उस बैग की चेन खुल जाती है और चेन खुल जाने की वजह से उस चोर के बैग में से पैसे गिरने लगते हैं। अब उस झूले से पैसों की बारिश होने लगती है। लोगों को अपने पैसे और राधा के पापा को भी उनका पर्स हवा से उड़ता हुआ मिल जाता है। जब तक चोर यह सब कुछ समझ पाता, उसकी चोरी का सामान उड़ चुका था। तब चोर कहता है, अरे इस बैग की चेन को क्या हो गया, इसको भी अभी अटकना था। मेरे सारे पैसे और बटुए उड़े जा रहे हैं, मेरी चोरी का तो सत्यानाश हो गया। आखिरकार राधा ने उस चोर को सबक सिखा दिया था। क्या आप कभी मेले में गए हो? अगर हाँ, तो वहाँ आपने कौन कौन से झूले झूले हैं, कमेंट में बताइए। क्या आपने भी पहले कभी मेले में ऐसी चोरी होती हुए देखी है? कमेंट में बताइए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करें।